सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आज हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट रिकरिंग थीम्स जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में बार बार अक्सर आती हैं, उन सारी थीम्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। देखिए, मोर देन 70 चैप्टर्स हैं, आप भी जानते हैं। लक्ष्मीकांत की जो बुक है अपने आप में इट इज सो बल्कि दैट इट कंटेन्स मोर देन 70 चैप्टर्स। सो नॉट एवरीथिंग रिटन इन लक्ष्मीकांत इज यूजफुल फॉर अवर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में सब कुछ नहीं आता है, तो उनमें से जो सिलेक्टेड थीम्स है जिनको बार बार यूपीएससी का बोर्ड पूछता है, हम उन्हीं थीम्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो हाई यील्डिंग एरियाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको आइडेंटिफाई कर पाए अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ताकि जो प्रिपरेशन है अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो पाए। तो चलिए बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो पॉलिटी पोर्शन है, जो कि लक्ष्मीकांत से उठ के आता है डायरेक्टली सारे क्वेश्चन, उनका वेटेज क्या है पेपरों में। ठीक है, तो ये 2018 से एक ट्रेंड स्टैब्लिश हुआ है कि 2018 से अगर आप देखेंगे तो लगभग 16, 15, 18, 2021 में 17, फिर 14, 15 और फिर इस साल के यूपीएससी में 17। तो एक अगर आप ब्रॉड थीम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि मिनिमम अराउंड 15 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन स्टैटिक लक्ष्मीकांत से। अब जाहिर सी बात है कि एग्जाम कंडीशन में आप पूरे के पूरे 15 नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने थॉरली 15 क्वेश्चन कर मतलब स्टैटिक कर लिया लक्ष्मीकांत का, वो भी सिलेक्टेड थीम्स, तो इतना तो एक सीरियस एक्सपेरिमेंट से मतलब एक्सपेक्ट यही जाता है कि या तो वो फिर 3 क्वेश्चन भी अगर छोड़ रहा है, मान लीजिए 3 क्वेश्चन छोड़ ही दिए और 12 अटेम्प्ट की, तो 12 के 12 सही हो गए, क्योंकि उसमें कम से कम 2 तो ऐसे होते हैं जो लिटरली पीवाईक्यू से लिफ्ट होके ही आते हैं। बाकी सब आपकी स्टैटिक की नॉलेज प्लस जो आपने पीवाईक्यू का एल्गोरिदम सीखा है, तो उसके बेसिस पे या तो 24 सॉलिड, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, 15 के 15 मान लो अटेम्प्ट करेंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपके 13 सही हुए और 2 गलत हुए, तो उस केस में भी जो आपका स्कोर है 13 सही 2 गलत हुए तो फिर 25 के इर्द गिर्द। तो देखिए, अगर आपने 24 या 25 अगर यहीं से स्कोर कर दिए, कहाँ से, सॉलिड पॉलिटी से, तो भाई इसका मतलब हो गया जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है उसके आप 1/4 तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अगर एक सब्जेक्ट से आपकी 1/4 कट ऑफ क्लियर हो रही है अनरिजर्व में, अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी तो और ही अच्छा हो गया, यानी आप 1/3 के करीब चले गए। तो यहीं से समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट आरओआई कोई सब्जेक्ट देता है पूरे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो होता है पॉलिटी। उसके बाद सेकंड पे होता है इकोनॉमी। आजकल पता नहीं क्यों कुछ लोग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ओवररेट करने लगे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड तो होता है इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में आज भी अगर 17-18 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी जो डुएबल की कैटेगरी होती है वो आज भी 12-13 होता है। तो 12-13 का मतलब अगेन आपके एक 25 नंबर का स्लॉट कंप्लीट हो गया। तो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटी और इकोनॉमी, खाली 2 सब्जेक्ट से आपका आधा प्रीलिम्स का कट ऑफ निकल जाता है बहुत ही सेफली। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के बेसिस पे देखोगे तो फिर वो तो और ही पता चला आपका 65 और 70% निकल गया सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो इसीलिए मैं हमेशा दोहराता हूँ बार बार क्या, कि नंबर 1 प्रायोरिटी आपको देनी पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी। ठीक है, चलो इकोनॉमी की बात कभी बाद में होगी। तो ये हमें समझ में आ गया, ब्रेकअप हो गया क्वेश्चंस का। अब देखिए, इसमें भी सारी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कभी कभी हाई यील्डिंग एरियाज भी बोलते हैं ना, क्या, HYA, हाई यील्डिंग एरियाज, तो उनको आज हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे पॉलिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या होता है कि घूम घूम के वो चैप्टर पूछेगा, या तो चार्टर एक्ट पे पूछेगा, या तो पिट्स इंडिया एक्ट पे, वो पिट्स एक्ट होता है ना, या तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स वाला आएगा। तो वो सारे घूम फिर के जितना भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एक आध क्वेश्चन पूछता ही पूछता। ठीक है, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, मतलब कि ये फला मान लो अमेंडेबिलिटी है, ये कहाँ से लाए हैं हम, है ना, कनाडा से कौन सी चीज़ ली है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है कि नहीं लिया है ना। अब हमारा जो फेडरलिज्म भी है तो वो थोड़ा थोड़ा क्या है, यूनिटरी की तरफ ज़्यादा झुका है, तो वो कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ये पता होना चाहिए हमें। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लाए, तो वाईमार जो थी कहाँ से, जर्मनी, तो ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा कभी पार्ट्स में पूछ लेता है ये फला चीज़ कहाँ है, फला चीज़ कौन से पार्ट में, फिर शेड्यूल पूछ लेता है। शेड्यूल में खास तौर से फर्स्ट शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है यूपीएससी को। तो ये बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। फिर ओवरऑल थीम, कि जैसे राइट टू इक्वालिटी क्या है, 14 से 18, है ना, फिर फ्रीडम क्या है, 19 to 22, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए क्या है, 23, 30। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी बेसिक फीचर्स वाली। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रियम्बल के तो सीधे कीवर्ड्स ही पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है कि ये कौन से अमेंडमेंट से आया है, तो हमें पता चलिए अमेंडमेंट प्रियम्बल का एक ही बार हुआ है, कौन सा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उसमें 2 वर्ड डाल दिए गए थे। ठीक है, कौन से, एक तो सेकुलर और एक आई करके। ठीक है, तो हमें पता है
कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर वाले जो सारे तीनों वर्ड्स हैं वो एक साथ नहीं थे, तो इंटीग्रिटी वर्ड और सेकुलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट से डाला गया था। फिर पूछा जाएगा क्या ये अमेंडमेंट है कि नहीं, तो हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम इसको अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल से आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एफडी, तो ये तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, फिर इनमें भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या, जैसे आर्टिकल 1921, जैसे कि रेट्स बार बार पूछी जाती हैं, है ना। तो ये तो कुछ और ही उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी पूछा जाएगा कि वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन या वेलफेयर जो स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ है, डीपीएसपी, तो बार बार, है ना, लिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात। फंडामेंटल ड्यूटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी, शुरू से तो नहीं आई थी। फिर 44th अमेंडमेंट जो आया, या फिर राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटी, तो वही सारी चीज़ें बेसिकली आपको पता ही है, उसमें बार बार कोई बात नहीं। अब ये देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता है, बार बार यूपीएससी पूछता है एक बात। फिर उसकी पावर्स और फंक्शंस पूछ ली जाती है, आपको पता है उसकी पार्डनिंग पावर होती है। फिर फंक्शंस भी खास तौर से इलेक्शन कमीशन से लिंक करके पूछ लिया जाएगा कि फला चीज़ का जो रिजल्ट है वो क्या प्रेसिडेंट देगा कि इलेक्शन कमीशन देगा कि कौन देगा। तो ये दो चैप्टर तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना सिर्फ प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से भी एक क्वेश्चन हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी ये नहीं देता है तो वो नालसा पे चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले पे, वरना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे देता ही है। अब यहाँ पे कभी कदार तो ऐसा भी होता है, जब हम कभी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि वो लाइन एज इट इज आपको दिखेगा कि लक्ष्मीकांत से उठ के आ रही है, और आप क्वेश्चन में सॉल्व करने जाओगे तो फिर आपका गलत हो रहा है, और कोचिंग कीज बता रहे हैं तो भी गलत हो रहा है। तो वहाँ पे फिर आपका पीवाईक्यू एल्गोरिदम भी आता है। बहरहाल जब वो आएगा तो 2021 या 22 में हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में आपको पता है स्पीकर के बारे में बार बार पूछा जाता है, प्रोटम स्पीकर के बारे में पूछा जाता है, डेप्यूटी स्पीकर पे आएगा सवाल। मनी बिल का 2024 में ही आया था, बोल दिया 109 में उसका मेंशन है आर्टिकल में, है ना। ऐसा करके चीज़ें आती है। अब हमें पता है जनरली आर्टिकल तो गलत नहीं होता यूपीएससी के एग्जाम में, बट हमें इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा मोशन पूछ लेते हैं, फला मोशन है कि नहीं है। फाइनेंस बिल के बारे में आपको पता है 2023 में कितना ज़्यादा सवाल आया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा लोकल बॉडी से सवाल आता ही आता है, उसकी स्ट्रक्चर, कमेटी पता ही है आपको, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, थुंगनून कमेटी, ये सारी कमेटी पता होनी चाहिए। फिर उसकी पावर्स क्या हैं, कितने फंक्शंस होते हैं पता होना चाहिए, 29 फंक्शंस पंचायती राज में, 18 यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर वोटिंग एज क्या है लोकल बॉडीज़ में तो पता होनी चाहिए, यहाँ तो 21 होता है, लोकसभा में 25 होता है, राज्यसभा में 30 होता है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर इसके अलावा इमरजेंसी पे बार बार घूम फिर के क्वेश्चन आता है। इमरजेंसी मतलब कि वो कितने समय के लिए लग सकती है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्या होता है। फिर अमेंडमेंट, उसके अमेंडमेंट जो, एक तो ये हो गया। फिर कितनी मेजोरिटी चाहिए ये इमरजेंसी लगाने के लिए, कि वह आधी से हो जाएगा कि 2/3 चाहिए। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं, एक बार लग गई तो कितने समय के लिए रहेगी, अनंत काल के लिए रहेगी। तो वो सारी चीज़ें इमरजेंसी में पूछी जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं, फिर भी सवाल आ चुका है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारे नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फर्स्ट और सेवन तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड और 42। इसके बाद 100 से ऊपर वाले जितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंट के। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट है, वो 61st वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वोटिंग एज की राइट बढ़ गई थी। फिर 91st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि 15% ही बस जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो चुने जा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्ट्रेंथ है उसका। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। फिर 92nd तो आपको पता ही है क्या हुआ था, वो 4 लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे अमेंडमेंट नहीं इंपॉर्टेंट होते, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी बीच में एक 38 अमेंडमेंट का सवाल आया था, है ना, वो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप वाला जो कोर्ट केस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड 7 शेड्यूल की टॉपिक्स आ जाते हैं। अब यहाँ ये चीज़ें कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं, फिर भी अगर आप एक नज़र मार लोगे कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, तो काम हो जाता है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कदार इसमें क्या होता है कि हम ड्यू डिलीजेंस नहीं पढ़ते हैं। देखिए, एक एक वर्ड नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, कि इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, किसी चीज़ की गवर्नर करेगा, किसी चीज़ की प्रेसिडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिमूवल कौन करेगा, कहीं गवर्नर होगा कहीं प्रेसिडेंट। फिर पावर्स बाय, अब मान लीजिए फाइनेंस फाइनेंस कमीशन की पावर कौन निर्धारित करता है, ये सवाल आ गया कि प्रेसिडेंट करेगा कि पार्लियामेंट करेगा। ऐसे इलेक्शन कमीशन की कौन करेगा, दूसरा कोई कमीशन है उसकी कौन करेगा। एक बात समझ लीजिए, जब भी वित्तीय मामलों का मामला आएगा, जैसे फाइनेंस कमीशन मतलब पैसे से रिलेटेड, तो पैसे से रिलेटेड बात कभी भी प्रेसिडेंट के हाथ पे नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या हो गया, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मतलब रबर स्टाम्प ही है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो पैसे से मामले में बात आएगी तो हमेशा बात किस पे जाएगी, पार्लियामेंट की। ये एक चीट कोड याद रखिएगा, है ना, कभी भी फंस जाओगे। पैसे के मामले में बात कभी भी एग्जीक्यूटिव पे संविधान में नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा फिफ्थ सिक्स शेड्यूल बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
ठीक है। फिर इसी की तरह एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हमें पता होना चाहिए कि ये 10 शेड्यूल है, डायरेक्टली कितनी बार क्वेश्चन आया है, 85th अमेंडमेंट आया है। फिर इसकी जो 4 कंडीशंस होती हैं जब एंटी डिफेक्शन नहीं लागू होता है या लागू होता है, दो एक्सेप्शंस होते हैं। 4 कंडीशन तो वो हैं जब लागू होंगे, और 2 एक्सेप्शंस, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, रोपा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो वो भी हमें पता होना चाहिए उसमें कौन कौन सी कंडीशन दे रखी हैं, ये आ सकता है। ठीक है। अब जानबूझ के मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी थी ताकि जो सीरियस स्टूडेंट हैं जो पूरा पूरा वीडियो देखें। इसके अलावा एक कमेटी वाला इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है। अब कौन कौन सी कमेटी पूछी जाती है आपको पता है, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली, है ना, फाइनेंशियल, जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि 3 कमिटीज देखते हैं फाइनेंस वाली, तो ये वाली बजट रिव्यू कमेटी, तो उसमें पूछ लिया जाता है कितने मेंबर्स हैं, क्या बजट रिव्यू जो कमेटी होती है, ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है क्या सारे मेंबर्स लोकसभा से ही हैं, तो हाँ 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। तो एक वो वाली जो शुरू की 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज होती हैं, बस उन पे ध्यान देना है। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से यूपीएससी बार बार पूछता है प्रीलिम्स में, इसके बाहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रफ आइडिया होता है, वो पीवाईक्यू करके आ जाता है। ठीक है। ये 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा क्या इतना करके हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब जितने भी आपके, मैंने क्या बोला था कि वीडियो में एक आपको बता दिया था कि जो आपकी दिशा करके एक बुक आती है जिसमें क्या होता है प्रीवियस 28 या 29 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं। ठीक है। उसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिल पा रही तो आप बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या होता है, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज, है ना, ईयर वाइज नहीं है, टॉपिक वाइज है। पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के अलग, हिस्ट्री अलग, ऐसे। तो 28 या 29 ईयर्स के पीवाईक्यूज इकट्ठा है। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ये सारे के सारे पीवाईक्यूज पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली, जो चीज़ याद करने वाली है फैक्चुअल याद करके, जहाँ ये भी देखना है कि कहाँ पी ये यूपीएससी की जो हमने सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू एल्गोरिदम समझने की, तो ये भी देखना है कि किन क्वेश्चन में किस तरीके से एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। तो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली ग्रास्प करना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि इसको कवर करने के 7 दिन रखे हैं, वरना खाली स्टैटिक करके कंप्लीट करना तो यार ये तो 2 दिन का काम है, 1 दिन का रिवीजन हो तो 3 दिन में काम हो जाएगा। ये 7 दिन कॉम्प्रिहेंसिव क्यों रख दिए, क्योंकि आपको ये जितने भी 28 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीट करने हैं यूपीएससी के। ठीक है। और उसके बाद उनका थरो रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है कि जब यूपीएससी कैसी लैंग्वेज बनाता है तो क्या सही होता है, कैसी लैंग्वेज बनाता है तो क्या गलत होता है। एंड दिस टेक्स टाइम्स माय फ्रेंड। इसमें हमें ज़रा भी रश नहीं करना है। ये हो गया तो हमारे 2 की चैप्टर जहाँ से हमें मैक्सिमम आरओआई आना है, ये जेपरडाइज हो जाएंगे, तो इनको हेस्ट में नहीं करना है। दैट्स वाई आई एम गिविंग 1 वीक फॉर कंप्लीशन। और एक बात, कल तक आपकी जितने भी पूरे आपसे लेके मतलब 1 जैन से लेके डी डे तक की जो भी टाइम टेबल होनी चाहिए आइडियल, वो उसकी वीडियो कल रिलीज हो जाएगी। तो उसका अगर आपने 100% कर लिया तो बात ही अलग है, लेकिन 100% हो नहीं पाता। आप ये मान के चलो अगर 60 से 70% भी आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मान के चलिए आपका जो होली पीडीएफ है प्रीलिम्स की क्वालिफाइड वाली लिस्ट, उसमें आपका नाम जरूर से जरूर होगा। ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, 28 ईयर्स के पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट सो इम्पोर्टेंट कहाँ होंगे, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, एंड इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में भी, और आईआर। ये 5 सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा। और खास तौर से बायो के कुछ कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, 10-10 साल पुराने उठ के। ठीक है। बायो, एनवायरनमेंट, आईआर, पॉलिटी। और हिस्ट्री के तो रैंडम बुक्स पढ़ने से अच्छा, बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करने से अच्छा, हिस्ट्री के डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं, तो हिस्ट्री भी आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है। इतना आप कर लेते हैं, आपका जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है बहुत ही कंफर्टेबली क्लियर होने वाला है। बाकी आने वाले समय में हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम करेंगे ही, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को अब यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होंगी और कुछ मदद मिली होंगी। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो जैसे कुछ बच्चे उसमें कमेंट करके पूछ ही लेते हैं कमेंट्स में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय।